अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। कल मैंने आपको इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि फ्रैक्चर जो हैं वो क्यों कॉज होते हैं, उनकी रीज़न्स क्या होती हैं और जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। हमने कल पढ़ा था कि फ्रैक्चर होने के बाद सबसे पहले बोन की रिडक्शन की जाती है। रिडक्शन के दो प्रोसेस हमने कल पढ़े थे कि रिडक्शन में दो तरह से जो है बोन्स को रीअलाइन किया जाता है। एक है ओपन रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज़ क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में सर्जरी परफॉर्म की जाती है और ब्रोकन बोन्स के एंड्स को पिन्स और वायर्स के ज़रिए आपस में सिक्योर किया जाता है, जोड़ा जाता है। जबकि क्लोज रिडक्शन में फिजिशियन बाय हैंड जो ब्रोकन बोन्स हैं उनको आपस में रीअलाइन करते हैं। उसके बाद इमोबलाइज़ किया जाता है रीअलाइन बोन्स को विद द कास्ट। उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो कितनी फेजेस में होता है। आमतौर पे रिपेयरिंग के प्रोसेस को 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा कहते हैं मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड को। अब होता क्या है कि जब बोन ब्रेक करती है तो बोन के ब्रेक होने से बोन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स और उसके सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं जहाँ पर बोन ब्रेक हुई है वो ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ से टूट जाती हैं और उनके टूटने से हैमरेज हो जाती है। यानी कि हैमरेज में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के टूटने से ब्लड जो है वो वेसल्स में से निकल के बाहर टिश्यू स्पेसिस में आ जाता है। अब ब्लड के बाहर आने से ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है और मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड या हीमाटोमा जो है फ्रैक्चर साइट पे बन जाता है। अब होता क्या है कि हीमाटोमा फॉर्मेशन से जो फ्रैक्चर साइट पे मौजूद बोन सेल्स हैं उनको फूड नहीं मिल पाती और वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रैक्चर साइट है जहाँ बोन ब्रेक हुई है वो स्वेल कर जाती है और पेनफुल जो है वो हो जाती है। अब देखें यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि हीमाटोमा फॉर्मेशन कैसे हो रही है। आप देख रहे हैं कि जिस जगह से बोन ब्रेक हो रही है वहाँ पर सबसे पहले ब्लड वेसल्स के टूटने से और ब्लड की लीक होने से ब्लड क्लॉट होके एक मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड बन रहा है जिसे हम कहते हैं हीमाटोमा, जिसकी वजह से ये जो जगह है ये स्वेल कर जाती है, पेन करती है और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। नेक्स्ट सॉफ्ट कैलस बनाई जाती है इन 3 to 4 वीक्स। कैलस एक बोनी और कार्टिलेजिनस मटेरियल होता है जो कि फ्रैक्चर बोन के दरमियान कनेक्टिंग ब्रिज बनाता है ड्यूरिंग रिपेयरमेंट। अब सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कैसे होती है कि हीमाटोमा फॉर्मेशन के बाद हीमाटोमा में जो कैपिलरीज़ हैं वो ग्रो कर जाती हैं। ग्रो करने के बाद जो न्यू कैपिलरीज़ हैं वहाँ मौजूद डेब्रिस को क्लियर करना शुरू कर देती हैं। अब डेब्रिस क्या है, वहाँ मौजूद डेड सेल्स जो हैं और उनका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको वहाँ से फ्रैक्चर साइट से क्लियर किया जाता है। उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट फ्रैक्चर साइट पे माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर न्यू बोन बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैलस फॉर्मेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस बनती है। सॉफ्ट कैलस कब बनती है? आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर द फ्रैक्चर कैपिलरीज ग्रो करती हैं इनटू द टिश्यूज़ और वो जो ब्लड में मौजूद फेगोसिटिक सेल्स हैं वो क्लियर करना शुरू कर देते हैं सेल डेब्रिस को फ्रॉम द फ्रैक्चर साइट। अब देख रहे हैं आप डायग्राम में कि एक्सटर्नल कैलस फॉर्मेशन हो रही है, इंटरनल कैलस फॉर्मेशन हो रही है जिसमें फाइब्रस टिश्यूज़ एंड कार्टिलेज जो हैं वो इस जगह पर बन रहे हैं। उसके बाद थर्ड फेज़ है बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब उसके बाद क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट दे कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड, मल्टीप्लाई रैपिडली एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस। जब सॉफ्ट कैलस बन जाती है उसके बाद उसको बोनी कैलस में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? ओस्टियोब्लास्ट हमने पढ़ा था, ये इमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बोन मैट्रिक्स सेक्रीट करते हैं और ओस्टियोक्लास्ट बोन डिज़ोल्विंग सेल्स हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू को डिज़ोल्व करते हैं और ओस्टियोब्लास्ट फिर एक्ससेलुलर मैट्रिक्स को या बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं और सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस में कन्वर्ट कर देते हैं। बोन फॉर्मेशन जो है ये स्टार्ट हो जाती है 3 to 4 वीक्स आफ्टर इंजरी और ये तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक फर्म बोनी यूनियन जो है वो नहीं बन जाती और तकरीबन इसको बनने में 2 से 3 माह लग जाते हैं और कई दफ़ा इससे ज़्यादा टाइम भी इसको लग जाता है।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोनी कैलस फॉर्मेशन कैसे हो रही है। न्यू बॉर्न ट्रैबिक्यूली अपीयर इन द फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस। फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस सॉफ्ट कैलस होती है। इसमें फिर जो हार्ड बोन है या बोनी जो है कैलस फॉर्मेशन होती है बाय ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस कन्वर्ट्स इनटू बोनी कैलस और बोन कैलस बिगिंस 3 to 4 weeks after injury and continue until firm union is formed 2 to 3 months later। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोनी कैलस ऑफ स्पॉन्जी बोन के जो सॉफ्ट कैलस है यहाँ पर ये बोनी कैलस में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद बोन की रिमॉडलिंग की जाती है। आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस इज़ रिमॉडल्ड बाय रिमूविंग द सेक्स मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। अब होता क्या है इसमें कि बोन के बाहर जो एक्सेस मटेरियल है उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। बोन रिमॉडलिंग में असल में होता क्या है, स्केलेटन को शेप दी जाती है और उसमें जो टाइनी फ्लॉज हैं या कोई उसमें खामियां अगर रह गई हैं, कोई उसमें नुक्स नक्स रह गए हैं तो उनको जो है वो रिपेयर किया जाता है और मिनरल होमोस्टेसिस को इसके ज़रिए जो है मेंटेन किया जाता है ब्लड में। रिमॉडलिंग के बाद जो बोन होती है उसका फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो ओरिजिनल अनब्रोकन बोन से रिजेंबल करता है, क्योंकि ये उन्हीं सेट्स ऑफ स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं जिनको जो ओरिजिनल बोन है रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि फ्रैक्चर की रिपेयरमेंट के बाद या रिमॉडलिंग के बाद जो बोन है वो बिल्कुल जो ओरिजिनल बोन की तरह हो जाती है और बिल्कुल उसी तरह स्टिमुला को रिस्पॉन्ड करती है जिस तरह हमारा जो ओरिजिनल या ब्रेक होने से पहले बोन जो है रिस्पॉन्ड करती थी, बिल्कुल उसी तरह ये उनको रिस्पॉन्ड करती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बोन रिमॉडलिंग कैसे की जा रही है। एक्सेस मटेरियल ऑन द बोन शैफ्ट एक्सटीरियर एंड इन द मेडुलरी कैविटी इज रिमूव्ड, यानी कि बोन के बाहर से और उसके अंदर से उसकी मेडुलरी कैविटी यानी कि जो दरमियान वाली कैविटी होती है उसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं। यहाँ से एक्सेस मटेरियल को रिमूव किया जाता है और कॉम्पैक्ट बोन जो है वो उसे लेड डाउन किया जाता है टू रिकन्स्ट्रक्ट शैफ्ट वॉल्स। बोन की वॉल्स को उससे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है और ओरिजिनल बोन की तरह का ये स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है आफ्टर हीलिंग। तो अब आपको यहाँ पर ये सारे जो फेजेस हैं वो इकट्ठे दिखाए जा रहे हैं। हेमाटोमा फॉर्मेशन होती है सबसे पहले, देन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलस, इसे फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन भी कहते हैं। देन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ बोनी कैलस एंड देन लास्ट में क्या होता है, बोन रिमॉडलिंग की जाती है। अब हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स क्या हैं? मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यूज़। ये पाए जाते हैं बहुत से मल्टी सेलुलर एनिमल्स में। ये स्पेशल तरह के सेल्स हैं जो कि मूवमेंट के लिए इवॉल्व हुए हैं। ये सेल्स किससे मिलके बने होते हैं? इनमें स्पेशल प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट असल में इनकी ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब ये करते हैं तो मूवमेंट जो है ये इसको अलाउ करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। अब वर्टिब्रेट्स जो है इनमें 3 काइंड के मसल सेल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप्स के मसल सेल्स हैं? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में ये मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स नाम से पता चल रहा है, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। स्केलेटल मसल्स इनके भी नाम से पता चल रहा है, दे आर प्रेजेंट विद ओवर स्केलेटन, यानी कि हमारा जो बोन्स हैं ये स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ जो है हमारे स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं और ये हमारे स्केलेटन को मूव करवाते हैं। एंड स्मूथ मसल्स जो है ये हमारे स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन वगैरह में पाए जाते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मूथ मसल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्मूथ मसल्स जो है सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है मसल्स की जो कि इवॉल्व हुए थे एनिमल्स में और ये सब एनिमल्स में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स होते कैसे हैं? दे आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब होता है दरमियान से मोटे होते हैं और इनके जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं। टेपर्ड एंडिंग होती है और दरमियान से वाइड होते हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं होती। स्ट्राइशंस का मतलब है कोई इनके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, धारियाँ नहीं होती। ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते, इनके आप इनको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज विज़रल,
नॉन स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री। विजुअल का मतलब है हमारे विजुअल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, इनके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, स्ट्राइटेड नहीं होते, एंड इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि हम इनको अपने इरादे से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद जो हैं काम करते हैं। ये मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मैनी अदर ऑर्गन्स। अब यहाँ पर आप देखें इनकी शेप कैसी है, इनकी डायग्राम दिखाई जा रही है, आप देख रहे हैं ये मसल फाइबर्स हैं, स्मूथ मसल फाइबर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग होते हैं और स्पिंडल शेप है, इनके दरमियान से मोटे हैं और किनारों से आप देख रहे हैं नुकीले हैं या पतले हैं, और इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा ये दिखाया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई जा रही है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोज़ा है और ये बाहर मसल स्मूथ मसल्स की लेयर है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स में आप देख रहे हैं सेल्स कैसे हैं, एंड सर्कुलर मसल्स में आप देख रहे हैं सेल्स कैसे हैं। तो हम पढ़ते हैं कार्डिक मसल्स के बारे में। कार्डिक मसल्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है, कार्डिक मीन्स हार्ट। ये मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं और ये हमारी हार्ट की वॉल्स बनाते हैं। हार्ट मसल्स जो हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ सिंगल सेल। इसमें होता क्या है कि सिंगल सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं और हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। ये जो चेन ऑफ सेल है दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइबर्स, और ये जो फाइबर्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके लिए कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, दे आर कार्डिक, स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री। ये भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। अब यहाँ पर देख रहे हैं वो कार्डिक मसल्स दिखाए जा रहे हैं, इनको मायोसाइट्स, कार्डियो मायोसाइट्स भी कहते हैं। अब देख रहे हैं ये एक कार्डिक सेल है और आप देख रहे हैं कि ये दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है थ्रू दिस डिस्क, इसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं, ये आपस में इस डिस्क के ज़रिए आपस में एक दूसरे के साथ जो हैं अटैच होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। और देख रहे हैं कि आप सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ एक चेन की फॉर्म में अरेंज है, एक अनब्रोकन चेन है जो कि सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रही है और कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इनकी ख़ास प्रॉपर्टी है। प्लस आपको इनके ऊपर धारियाँ नज़र आ रही हैं या स्ट्राइशंस नज़र आ रही हैं, और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इनके हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं ये। अब हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स हमें पता है स्केलेटन का पार्ट है, स्केलेटन के साथ जो है अटैच होते हैं, स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं। दीज मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन्स, जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये कॉन्शियसली कंट्रोल किए जाते हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। यानी कि आपको पता है कि आप अपना बाजू मूव करना चाहते हैं तो आप अपना बाजू अपने इरादे से मूव कर सकते हैं। तो ये मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं जो आपको आपकी बाजू को मूव करवाते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर लाइट और डार्क बैंड्स जो हैं वो ऑल्टरनेटली जो हैं वो शो होते हैं। इसकी वजह से इनकी अपीयरेंस जो होती है वो स्ट्राइटेड होती है, जैसे कि ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स मसल जो हमारे आर्म में पाए जाते हैं, बाजू में पाए जाते हैं। जनरली ये जो मसल्स होते हैं इनका ये अटैच होते हैं विद द बोन बाय अ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, जिन्हें हम कहते हैं टेंडन्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ये आमतौर पर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं या वॉलेंट्री होते हैं ये।